सबका नाम एक लय में होता है। अगर मेरा है तो शुभम सिंह है, लेकिन आपका रत्नेश तिवारी चंचल। थोड़ा सा पहले यहीं से स्टार्ट किया जाए कि ये नाम के पीछे का क्या चीज़ है। नाम तो मेरा रत्नेश तिवारी ही है और चंचल उसमें बाद में जोड़ा गया। मानव धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसका पहचान बढ़ता है। जी। तो आपके साथ जो ये 3 टैगलाइन लगा हुआ है, गीतकार, कवि और शिक्षक वाला, तो पहला आपके नाम के साथ क्या जुड़ा, कौन सा जुड़ा? पहला गीतकार जुड़ा। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं खुलकर भाग लेता था और अभी भी जुड़ा हूँ उसमें। परिवार बोलते हैं या फिर ना, आप परिवार सहयोग से तो ये था अगर गवैया बन बका ये चीज था। सबके जीवन में ये होता है कि अगर मेरी इच्छा है कि हम लिख रहे हैं या फिर हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो मेरा नाम है। अब वहाँ पे आपने बताया कि वो ड्रॉबैक चालू हो गया था भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो आपको तो लिखना था, तो फिर आपने अपने आप को क्यों ड्रॉबैक लिया? क्योंकि अगर आप लिखते तो सिंगर लोग गाता तो आपका भी नाम बढ़ता, कद बढ़ता कहीं ना कहीं। नहीं, तो हमको वो चीज़ पसंद नहीं था कि मैं गलत या अश्लील गीत लिखूं और कोई उसको गाए। मणिकर्णिका से कुछ सीखने को मिला? बनारस के हर गली से और हर मोड़ से आपको सीखने को मिलेगा और मणिकर्णिका तो बहुत बड़ी चीज़ है। कभी नहीं मानते अपने? नहीं, मैं नहीं मानता। कभी कैसे हो जाऊंगा भाई? जाते हैं तो मैं लिखता हूँ, लेकिन कवि होना बहुत बड़ी बात है। शुभम जी, कवि होना, साहित्यकार होना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को कवि नहीं मानते? मैं नहीं मानता। कुछ ना कुछ अपने कलम से आप संजोएंगे, तो उसी के तहत आपके थोड़े से जवानी के किस्से हम सुनना चाहेंगे। अभी क्या मैं आपको बूढ़ा दिखाई पड़ रहा हूँ? नहीं मतलब सवाल है। थोड़ा सा मतलब अभी तो आप मैरिड है ना, जैसे मैं कैसेट पे अपना फोटो देखना चाह रहा था। लगा वो खूब लगा। अच्छा, वो जिस वक्त हाँ, आपका गाना 50 सैकड़ों लगा। लोगों की जुबान पे है ये रचना, जिसको थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे कि हमारे खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, नालायक को लायक बनने की जल्दी है, जो अपने गांव की चौहद्दी नहीं जानता वैसे शख्स को विधायक बनने की जल्दी है। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, मैं हूं शुभम सिंह और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं देखिए टॉक्स। फिलहाल इस पॉडकास्ट के कार्यक्रम में हमारे साथ अतिथि के रूप में रत्नेश तिवारी चंचल जी हैं, जो कि महामना की बगिया के एक ऐसे फूल हैं जो कैमूर जिले में सुगंधित वातावरण किए हुए हैं। महोदय का परिचय इस रूप में भी है कि ये कवि भी हैं, गीतकार भी हैं और शिक्षक भी हैं सरकारी। तो बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है तबियत? बहुत बढ़िया, बहुत। पहले तो हम नाम से ही जो की शुरुआत करना चाहेंगे। सबका नाम एक लय में होता है। अगर मेरा है तो शुभम सिंह है, लेकिन आपका रत्नेश तिवारी चंचल है। थोड़ा सा पहले यहीं से स्टार्ट किया जाए कि ये नाम के पीछे का क्या चीज़ है। नाम तो मेरा रत्नेश तिवारी ही है और चंचल उसमें बाद में जोड़ा गया। और दरअसल मामला यह है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा पहला नाम चंचल ही रखा गया था। तो वो चंचलता के कारण या फिर जो भी हो, और ननिहाल में मेरा जन्म हुआ और नानी ने मेरी नानी नामकरण किया चंचल। और जब मैं वहाँ से 2-4 महीने बाद जब अपने घर आया, अपने गांव आया, तो वो नाम लुप्त हो गया। यहाँ रत्नेश नाम हो गया। तो सिर्फ रत्नेश। तो जब मैं ननिहाल में जाता था तो चंचल बहुत लोग हमको कहते थे। अब तक हमको, अभी तक लोग वहाँ चंचल के ही नाम से जानते हैं। तो जब मैं लिखने लगा और कुछ लिखने पढ़ने लगा तो उसमें उस नाम को ऐड कर दिया कि नाम लुप्त न हो, चलते रहे, रत्नेश तिवारी चंचल कर दिया। ठीक, ये तो नाम की विशेषता रही। उसके उपरांत अभी हम आपका परिचय दिए 2-3 चीज़ों पे, जैसे गीतकार, कवि और शिक्षक भी। तो ये परिचय कहीं ना कहीं सुटेबल है आपके पर्सनालिटी को लेकर, क्योंकि आप हैं एक ही लाइफ में अलग अलग चीज़ें आप जीते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस की धरती का ये देन है कि इतनी सारी उपाधियां हमको मिली हैं। मैं वही मानता हूं कि महामना का ये आशीर्वाद है। बहुत कुछ देखने को, सीखने को, लिखने को, ये जो जितनी सारी प्रेरणा मिली है सब उस धरती का देन है। और अभी वर्तमान में मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ औरंगाबाद में। ठीक, और लगभग 2 साल हो गया हमको इस सेवा में आए हुए। जब मानव धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसका पहचान बढ़ता है। जी। तो आपके साथ जो ये 3 टैगलाइन लगा हुआ है, गीतकार, कवि और शिक्षक वाला, तो पहला आपके नाम के साथ क्या जुड़ा, कौन सा जुड़ा? पहला गीतकार जुड़ा। तो थोड़ा सा उसके बारे में बातें करें।
बताइए एक कैसे शौक था, कैसे जुड़ा? शौक था कि जैसे मतलब होता है ना, हर आदमी के अंदर एक कोई ना कोई शौक होता है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का नशा है, किसी को फुटबॉल खेलने का नशा है, किसी को सिनेमा देखने का नशा है। आपको लिखने का नशा था? तो हमको कुछ लिखने का नशा था। और तुकबंदी, देखिए कवि होना, साहित्यकार होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अभी भी अपने आप को कवि नहीं मानता हूँ। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लिखने का शौक है, कुछ लिखता हूँ। और ये शौक बचपन से रहा। कितने आयु के आप रहे होंगे उस वक्त, क्या अवस्था रही होगी? अब अगर आप हमसे पूछिएगा तो मैं प्राथमिक विद्यालय में था तब से लिख रहा हूँ। और उसका साक्ष्य भी मेरे पास है। उस वक्त का भी कुछ ना कुछ जी, लिखा? मेरे पास साक्ष्य है, कहीं ना कहीं वो उसका वो जो छोटी सी डायरी है, और उसमें है वो चीज। तुकबंदी करना, जैसे विद्यालय में आप शनिवार के दिन संगीत का कार्यक्रम होता था, गाना बजाना होता था, तो एक हमारे शिक्षक थे बद्री प्रसाद जी, यहाँ के प्रधानाध्यापक थे हमारे प्राथमिक विद्यालय के। अच्छा। तो अब वो पता नहीं लिखते थे खुद से या कहीं से वो लाते थे, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि वो लिखते थे। तो मैं शनिवार के दिन गाना गाता था विद्यालय में, तो वो लिख कर हमको देते थे कि तुम गाओ। तब उनको भरोसा होता था कि मैं इस चीज को गाऊंगा। उनका 2-3 रचना हमारे पास अभी भी हमें याद है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, और तोहरा घर में कबहू न होला अंधेर प्रभु, थोड़ा होला देर प्रभु ना। तो ऐसे करके वो, जब आप स्कूलिंग लाइफ में जी, करते तो थे, वहां से लिखने की प्रेरणा मिली। कहाँ से आई मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जोड़ घटाव उसमें करता था, कुछ न कुछ करता था, शब्दावली हटा और के। हाँ, और यहाँ तक कि 9th-10th में मैं अपना लिखा हुआ गीत विद्यालय में प्रस्तुत किया हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को। आपने बोला ना कि आप गाते थे। जी। होता क्या है, अमूमन जो मध्यवर्गीय परिवार हम लोगों का जो है, गाँव देहात वाला, स्कूल में कतराते हैं बच्चे, यार सबके सामने खड़ा होकर हम गाई, हो देखी तो का कही, हो देखी तो टोंट मारेगा, मतलब इस तरह की चीजें। नहीं, तो होता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं स्कूल में गाता था, और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं खुलकर भाग लेता था, और अभी भी जुड़ा हूँ उसमें। परिवार कुछ बोलता नहीं था या फिर ना, परिवार से तो ये था, अगर गवैया बन बगा ये चीज था। तो देखिए, वो बता रहे हैं हम आपको। आपने कहा कि कहाँ से सफर शुरू हुआ, तो सफर शुरू होने का मतलब है कि वो कैसेट आता था रील वाला उस वक्त, और बहुत सारे गीतों से मैं प्रभावित हुआ। कुछ और जो कैसेट, जैसे मनोज तिवारी की एंट्री हुई थी उस जमाने में 1996-97 में, और वो गाना जो था वो जुबान पे चढ़ गया था, बाड़ी शेर पर सवार उपवा मनवा मोहब्बा मुंडेश्वरी गीत। फिर उसके बाद बहुत सारे लोकगीत तो सुनते थे। हाँ, वो सुनते थे। उस समय घर में टीवी नहीं था, वो कैसेट डाल के सुनता था। और भी बाद में आया, दूसरे जगह कहीं सुनते थे, कहीं बज रहा है तो आदमी खड़ा होकर सुन रहा है उसको, मनोज तिवारी गा रहे हैं, भरत शर्मा गा रहे हैं, है ना, या रेडियो पर गाना। और घर का एक माहौल जो था कि मतलब संगीत प्रेमी, दादाजी को भी मैं देखता था कभी रेडियो पे गीत सुनते हुए पुराने तो बाई जेनेटिक है कि हाँ, तो वो चीज जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ा चीज हमको लगता है कि ये दादा दादी से मिला हमको। तो वो गाते वाते भी थे? नहीं, गाते नहीं थे, सुनने के साहित्य प्रेमी थे। अच्छा, संगीत प्रेमी थे। तो गुनगुनाना या 2-4 लाइन बोलना, या बातचीत के दौरान उस चीज का उल्लेख हो जाना, उसका भी प्रभाव था। तो ये चीजें जो घर में चलती होंगी, जी, ये जो एक है, और किसी भी घर का एक ये मापदंड होता है कि लड़का बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सबका चूंकि जो होप है कि नौकरी ले लेवे, कहाँ एक लाइन में याद बा। तो यहाँ मेरे साथ भी वो चीज था ना, पढ़त लिखत कम हुआ, गावत हुआ बहुत, इस सब चीज स्कूल में खाली गाना गईबा। कैसे ओवरलैप करते थे सब चीज? तो फिर धीरे धीरे कम हो गया ना, उसको मैनेज कर लिए थे। अच्छा, उसको मैनेज कर लिए थे, जहाँ हमारी जरूरत होती थी मंच पर, वहाँ मंच पे प्रस्तुति भी दे दिया, फिर पढ़ाई के दौरान पढ़ाई भी हो गया। लेकिन जब मैं मैट्रिक के बाद बनारस गया तो इसका विस्तार हुआ, लिखने का। जी, लिखने का विस्तार बनारस में हुआ। किससे कोई मोटिवेट किया, या फिर? देखिए, अगर हमको लिखने का मोटिवेट आप कहिएगा तो अतिशयोक्ति नहीं है। मनोज तिवारी के गीतों से मैं बहुत प्रभावित था।
अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। तो मतलब जैसे होता है ना कि हमारी मेरा मतलब लिखने का मुझे मन ये कर लगता रहा था है। कि कैसेट पे मैं ऐसा क्या करूं कि कैसेट पे मेरा फोटो आ जाए। उसको ललक ललक थी, ललक ये जी। ललक थी। जैसे आपसे कहा ना कि सबको अपना एक नशा होता है, क्रिकेट खेलने का, सिनेमा देखने का, फुटबॉल खेलने का। तो हम खेल उल के मैदान से दूर थे। आप कॉपी पे कलम के साथ जी खेलते थे। जी। और वो मेरे पास है, वो पुरानी कॉपियां भी हैं बहुत सारी, इतना तो रखा हुआ जब है। गए बीएचयू आप, जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जीवन में? आपने बोला कि लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया था। हाँ, लिखना शुरू किया और 2007-8 में आते आते मैं भोजपुरी संगीत की दुनिया से जुड़ गया। कई सारे संगीतकार, कई सारे गायक, कई सारे गायिकाओं, क्या सोचते हैं अभी आपने गायिकाओं से भोजपुरी परिचय हुआ, भोजपुरी आना जगत जाना का शुरू हुआ। भोजपुरी जगत का चर्चा किया जी, आपने। भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। उसको किस हिसाब से देखते हैं आप? तो मैं 2-3 साल 4 साल तक उससे जुड़ा रहा। बहुत सारे गीत में लिखा, बहुत गायक गायिकाओं ने उसे अपना स्वर दिया। एल्बम आया, सीडी आई, उसका वीडियो भी है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वो गीत कहीं हैं। ना कहीं पॉजिटिव चीज थी या फिर नेगेटिव था? नहीं, पॉजिटिव था, नेगेटिव क्यों था? फैमिली के अकॉर्डिंग ना 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 कुछ नहीं? ना, कहीं कुछ नहीं। मतलब कुछ भी बोलते ही नहीं थे या फिर कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे? नहीं, उन लोगों को लगा कि नहीं, काम कर रहा है तो कर रहा काबिल है। है। हाँ, कर रहा है, गलत नहीं कर रहा था ना। उसमें देखिए, आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसमें आप निगेटिविटी जब आती है तब गड़बड़ होता है। लेकिन आपकी गाने लोग गा रहे हम थे। सकारात्मक रूप से काम कर रहे थे। तो और कैसे जैसे जैसे वाला जैसे पूरा नहीं ना हुआ? नकारात्मक चीजें मेरे सामने आई, मैं अपने को बैक कर लिया, पीछे कर लिया। नकारात्मक आई जी। किस रूप में? अब देखिए, 2010 के बाद भोजपुरी मुड़ गया। डाउनफॉल की या फिर अपफॉल? नहीं नहीं, डाउन कहिए उसको। डाउन की। अश्लीलता का बोलबाला शुरू हुआ 2010 के बाद। ठीक। गीत जो भोजपुरी में आने लगे उसके बोल जो बदल गए, और एक बड़ा बाजार खड़ा हुआ था ना। भोजपुरी का बाजार हम लोगों ने देखा है अपने सामने। क्या सीखा है भोजपुरी जगत से आपने, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो? भोजपुरी इंडस्ट्री का विस्तारीकरण और बाजारीकरण 2004 के बाद हुआ है। ठीक। ठीक है। ससुरा बड़ा पैसा वाला जो मनोज तिवारी की फिल्म थी, आनंद सिनेमा में लगा था बनारस। और साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो फिल्म लगी रह गई, पर्दे पर चली रही है। हाँ हाँ। अब हम लोग अखबार देख रहे हैं तो रोज वही चीज देख रहे हैं कि मनोज तिवारी का वो ससुरा बड़ा पैसा वाला आनंद सिनेमा में ना कमाई किया उस वक्त। और उसके बाद से बनारस में स्टूडियो का खुलना, चलो प्रचलन, संगीतकारों का बढ़ जाना, मतलब एक जो बाजार था वो बढ़ने लगा। एक। और 2004 के बाद ही भोजपुरी का बाजार, और देखिए बाजार जब भी कोई भी चीज जब बाजार से जुड़ता है तो विकृति उसमें आती है। जाहिर सी बात है, पैसे का कमाने का वो कमाई तो होगी आपकी, लेकिन उसके मूल स्वभाव में परिवर्तन होगा। कोई भी चीज हो, बिल्कुल किसी संदर्भ में आप जाइएगा, जब उसका बाजारीकरण होगा तो उसकी वास्तविक रूप से वो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में गिरावट आएगी, मूल स्वभाव में गिरावट आएगी। तो 2010 तक भोजपुरी एक नया करवट ले चुका था, भोजपुरी गीत संगीत। 2010 तक या 2010 के बाद? वही 10 के बाद। अच्छा। और मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकता। अब जैसे मेरे यहाँ कोई आता था, कोई गायक आता था, तो या स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं बनारस में। अब सोचिए कि ये तब की बात बता रहा हूँ जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं ग्रेजुएशन का छात्र था। तो एक बात ठीक है, सबके क्लास करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे। सबके जीवन में ये होता है कि अगर मेरी इच्छा है कि हम लिख रहे हैं या फिर हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो मेरा नाम हो। अब वहाँ पे आपने बताया कि वो ड्रॉबैक चालू हो गया था भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो आपको तो लिखना था, तो फिर आपने अपने आप को क्यों ड्रॉबैक लिया? क्योंकि अगर आप लिखते तो सिंगर लोग गाता तो आपका भी नाम बढ़ता, कद बढ़ता कहीं ना कहीं। नहीं, तो हमको वो चीज पसंद नहीं था कि मैं गलत या अश्लील गीत लिखूं और कोई उसको गाए। मैं ठप्पा नहीं लगाना चाहता था अपने ऊपर। मुझे वो पैसा और मुझे वो स्वर जो धारा चलने वाला था उसके विपरीत आप हो गए। हाँ, पहले ही मैं अपने को बैक कर लिया। और ये इसके प्रमाण है, आज नहीं, अब बनारस में जाइए 50 लोग इसके प्रमाण है। हाँ, मतलब आपके साथी वो लोग भी थे कहीं ना कहीं। जी, अभी भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अभी किस रूप में देख रहे हैं भोजपुरी को, इंडस्ट्री को खासकर? नहीं, बाजार तो बहुत बड़ा हुआ है भोजपुरी का। और 1-2 लोगों तक सीमित नहीं है भोजपुरी, आपको नहीं लगता है? ये देखिए, लोगों की सोच है कि भोजपुरी 1-2 लोगों तक, भोजपुरी इन लोगों से थोड़े चलती है महाराज। नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि हम ही बानी। ये अब कोई स्वयंभू लोग, अपने स्वयंभू पीठाधीश्वर लोग बैठे हैं कि हम ही हैं भोजपुरी के।
भाषा किसी एक की नहीं होती भाषा है। की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक इंडस्ट्री है। की खासकर बात कर रहा नहीं तो हूँ। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे श्रोता है, वैसे दर्शक है, जो भाव मिल रहा है भोजपुरी का बात आप करिएगा तो भोजपुरी को सुदृढ़ करने के लिए भोजपुरी में काम करने वाले एक से एक बड़े बड़े लोग कोई पड़े ऐसे हुए हैं, काम गायक कर रहे जो हैं, लिख आपको रहे हैं। जिसका आप सुनते हो मनोज तिवारी के अलावा? कर्पूरी ठाकुर? भोजपुरी जगत में केवल मनोज तिवारी नहीं है। नहीं मैं मनोज तिवारी का मेरी शुरुआत हुई है मनोज तिवारी से। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मेरी एक उम्र हो रही थी 10 साल 12 साल 13 साल, तो उस समय मनोज तिवारी पीक पर थे। तो आपको अच्छा लगता था? हमको अच्छा लगता था। और मनोज तिवारी का अच्छा ये लगता था कि मनोज तिवारी के लगभग 90% गीत समाज की सच्चाई से जुड़ा होता था, रिलेटेबल। हाँ। और वो चीज मतलब एक मिजाज बनता था कि सुनने लगता था कि नहीं यार कुछ है, हो रहा है। हाँ, रास्ता छोड़ा मंत्री जी के गाड़ी आवता, हाँ भाई काफिला चल रहा है, काफिला चल रहा है। तो ये हाँ, जो व्यंग है, ये जो टोन है, ये मनोज तिवारी के गीतों में है। आप देवी पचरा सुनिएगा तो मनोज तिवारी के मतलब एक जीवन का लगेगा कि नहीं, एक कोई माँ से कुछ कह रहा है, एक जुड़ाव है। आज भी देखिए मनोज तिवारी के गीत जो मतलब आप रील्स में और कहाँ हाँ, हिंदी के सितारा है, हर बहुत बाग के करेजा, ये सब। हाँ, वो चीजें मनोज तिवारी के गीतों में था, उससे मैं प्रभावित था। लेकिन आप कहिएगा कि सुन तो भरत शर्मा व्यास जी, मदन राय जी का कोई जवाब नहीं, गोपाल राय जी है, विष्णु ओझा जी हैं, शारदा सिन्हा का कोई जवाब ही नहीं। शारदा सिन्हा का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक। अच्छा, इन लोगों से कभी मिलना हुआ आपका? भरत शर्मा से अच्छे संबंध रहे, मनोज तिवारी जी बहुत बार मन संचालन किया हूँ मनोज तिवारी। ये उस वक्त क्या आता था मन में कि यार को वो सुनत रही जेकर गाना जो कर संगे मन साझा करके? ये तो ईश्वर ने हमें दिया है, तो ईश्वर ने दिया है। प्राउड फील होता है कभी? एकदम होगा वो, मतलब ये ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ। मतलब हम वाली प्राउड या फिर ना वो चीज नहीं, वो हम वाली कहाँ, ये तो कभी रहा ही नहीं। हम कह के दिखा ना, ये कभी नहीं रहा भाई, ये कभी नहीं रहा। मैं आपको रियल बताऊं कि कहा जाता है, गांव में कहावत होती है कि जैसी चाह वैसी राह। हाँ, जो चाहेंगे वो। तो हमें मिला। मैं कैसेट पे अपना फोटो देखना चाह रहा था, लगा वो, खूब लगा। अच्छा, वो जिस वक्त हाँ, आपका गाना 50 सैकड़ों लगा। उस वक्त कैसेट देखेंगे नहीं कभी? हाँ, होगा कुछ घर में, वो ऑडियो वाला भी होगा, सीडी वाला भी होगा। अच्छा, वीडियो भी बना है? तो सीडी प्लेयर नहीं, हाँ, जो डीवीडी प्लेयर होता है, उस वीडियो भी था। मैं वीडियो में नहीं था। नहीं, मतलब मेरे जो आपके लोग गाने गाते थे। हाँ, तो तब तक तो आ चुका था ना, वीडियो का ही तो जमाना आ चुका था। डीवीडी प्लेयर पर सीडी चल रहा था। मेरा भोजपुरी में प्रवेश हुआ 2007 में, मतलब भोजपुरी संगीत में। उधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ 7-8 में, और उसी समय में ये भी इधर चालू कर दिया, इधर भी शुरू हुआ। अब क्लास करने के बाद लिखते थे, भाग जाता था स्टूडियो। अच्छा, जहाँ पे गाना बनता था? हाँ, वहां भाग जाता था। कोई छोटा वाला मोबाइल था, कीपैड, फोन करके 2 रुपया पर कॉल करती थी, उसका भी चिंता होता था कि 1 मिनट में बात कर लो भाई, खत्म करा। हाँ, आज तो अनलिमिटेड है। हाँ, नहीं, बात करने का कभी नदेसर बैठा हूँ, कभी मलदहिया बैठा हूँ, कभी कैंट बैठा हूँ, कभी सिगरा बैठा हूँ। घाट की कुछ यादें? घाट पे समय देते थे आप लोग? घाट बहुत पहले से और अब में घाट में क्या? 3 चीजें मैं एक जगह लिखा भी हूँ, कहीं कुछ लिख रहा था बनारस के बारे में, तो उसमें मैं इसका जिक्र किया हूँ। बनारस में मुझे 3 जगह बहुत पसंद रहा। कौन कौन से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण, ठीक है, संकट मोचन मंदिर परिसर, ठीक, और गंगा घाट। घाट में कौन सा घाट? कोई घाट, सभी घाट। हाँ, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी घाट पर। 80 पे बैठा हूँ तो भी आनंद है, और तुलसी घाट पे बैठा हूँ तो भी आनंद है, मणिकर्णिका पे भी बैठा हूँ, राजघाट भी बैठा हूँ, घाटवाक खूब किया हूँ। मणिकर्णिका से कुछ सीखने को मिला है? बनारस के हर गली से और हर मोड़ से आपको सीखने को मिलेगा। और मणिकर्णिका तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। मैंने थोड़ा सा पूछा आपसे, बहुत बड़ा घाट है वो, बहुत बड़ा स्थान है वो। वहां तो जीवन दर्शन है, जीवन सार है। हम हरिश्चंद्र, अब हम 80 से जा रहे हैं पैदल, और एक बार नहीं, सैकड़ों बार, कई 100 बार ऐसा हुआ है कि मतलब हम 80 घाट से दशाश्वमेध जाते थे, और उधर से फिर अपना काम करते हुए ऑटो पकड़ के लंका आ जाते थे, या ऑटो पकड़ के गया हूं गोदौलिया,
तो प्रयास करूंगा कि आते समय मैं घाट से आऊं पैदल घूमते। हाँ, और हरिश्चंद्र घाट पे आके 10-20 मिनट बैठूंगा। कोई खास वजह? मन कर गया, मन में आ गया कि बैठना है। आते हैं थोड़े से आपकी रचनाओं की तरफ, जी। जो लिखा है आपने। थोड़ा बहुत हमने आपके फेसबुक आईडी से जो बटोर पाया है थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पे नहीं थी। आप पॉलिटिकल चीज़ों पे भी बहुत कुछ लिखते हैं, उसी में एक ये है, हाथ जोड़ के करे नहीं हो रहा, बनल बकैया पटना में, बांध के नाड़ा पैजामा के, डटल हगोइया पटना में। ये 2020 की रचना है जी। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय की रचना है। हाँ। और मैं पटना में था, 7 जून मैं के गया करीब था, ये पोस्ट किए थे आप। मैं गया था लगभग, हमें जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कि 7-8 सितंबर कोई परीक्षा थी पटना में, और कोविड का भी चल रहा था वो एक हाँ लॉकडाउन माहौल, और उसी दौरान परीक्षा भी थी और चुनावी सरगर्मियां भी थी 2020 विधानसभा। तो एक पार्टी कार्यालय से मैं गुजर रहा था, उसी वक्त ही ख्याल आया। तो वहां मैं जो भीड़ देखा, पार्टी कार्यालय का नाम ले सकते हैं? अब समझिए बहुत सारे पार्टी हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं और सबके कार्यालय हैं। तो मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, तो वहां का जो दृश्य देखा तो उसको लिखने का प्रयास किया, और वो हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी है, वहीं से मैंने लिया, यूट्यूब पर भी है। हाथ जोड़ के करे नहीं हो रहा बनल बकैया, हाथ जोड़ के करे नहीं हो रहा बनल बकैया पटना में, बांध के नाड़ा पैजामा के डटल हगुइया पटना में। एक कार्यालय वो कार्यालय यही में अजुराइल बा, एक हाथ से पुछत पसीना दूसरे हाथ में फाइल बा, आ कुर्ता के माड़ी सिकुड़ाइल पड़त के पैया पटना में, बांध के नाड़ा पैजामा के डटल हगुइया पटना में। वही हालात अभी भी है हमको लगता है। हाँ, अभी तो चल रहा है, वही माहौल चल रहा है। तो देखिए हर चीज का एक अपना है, जो आदमी देखता है उसको कुछ लिखने का और समाज से ही तो देख के जी। कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके इंसान लिखता है, जो भी काव्य पाठ कर रहे हैं या रचनाएं कर रहे हैं। दो मतलब ये कल रात का या परसों का हमको लग रहा है, एक आपने डाला हुआ था, वो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है। बड़े बड़े को बौना होते देख रहे हैं, सारा खेल घिनौना होते देख रहे हैं, आज तलक जो वंचित रहे सगाई से, उनका भी हम गौना होते देख रहे हैं। हाँ, चल रहा है जो माहौल है उस माहौल पर ये भी मतलब राजनीतिक परिदृश्य से ही है, आप समझने वाले से जो जिस रूप में उसको समझे। एक और है आपका, वो हमको बड़ा पसंद आया, उसको भी हमने रखा हुआ है। वो भी हालांकि हमको लगता है, हाँ, जो अपने गांव की चौहद्दी नहीं जानते उसे विधायक बनने की जल्दी। ये बहुत पुरानी रचना है, पुराना थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये मतलब 8-10 साल पहले मैं इसको लिखा था, और कई अखबार में हेडलाइन शीर्षक भी बन चुका है ये। ठीक। और लोगों ने इसे पसंद किया, और हाँ, क्योंकि मतलब हाँ, लोगों की जुबान पे है ये रचना, तो इसको थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे। जो हमारे खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, खलनायक को नायक बनने की जल्दी है, नालायक को लायक बनने की जल्दी है, जो अपने गांव की चौहद्दी नहीं जानता वैसे शख्स को विधायक बनने की जल्दी है। वाह, ये सुन के काफी जो पॉलिटिशियंस हैं, हो सकता है कहीं। देखिए, लिखने का मतलब ये नहीं होता न किसी व्यक्ति पर है, न किसी जाति पर है, न किसी धर्म पर है, न किसी पार्टी पर है। आप जो लिखते हैं, जो एक समाज का एक वातावरण जो है, हाँ, जो आदमी माहौल ऑब्जर्व करके आप उसको लिखने का प्रयास तो करता है। किसी ने आपकी लेखनी को व्यक्तिगत रूप में लिया है अभी तक? बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग फोन करके भी कहते हैं, लेकिन अब थोड़ी कमी आई है, अब लोग समझ गए हैं। अच्छा, हाँ, कमी आई है किसी से? मतलब यही फोन आने में कि अच्छा, अब मतलब समझ जाते फोन करके मतलब अनठिकानी अपने पे लेते कि हाँ, हमारे के लिए क्या भैया, नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि भैया क्या भैया फलाने पर, भैया फलाने पर, ये नहीं होना चाहिए। अब तो समाज के रूप में ना है। हम कोई भी व्यक्ति, हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो लिख, आप कैसे जान गए कि वो हमारे पे लिखा है? सही बात है भाई, अपने व्यक्तिगत क्यों लेना है? और आप हैं क्या कि आपके ऊपर लिखा जाएगा? निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हैं क्या कि आप पर लिखा जाएगा। अच्छा, एक आप जैसे 17 लोग ना है भाई, बहुत से हैं। 17 क्या 1700 होंगे? 1700 होंगे, 17,000 होंगे। तो व्यक्तिगत एक किसी को ले लेना कि नहीं, हमने हमारे ऊपर। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कहा ना कि मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं हूँ। कभी नहीं मानते अपने? नहीं, मैं नहीं मानता, कभी कैसे हो जाऊंगा भाई? हैं तो मैं लिखता हूँ, लेकिन कवि होना बहुत बड़ी बात है भाई। शुभम जी, कवि होना, साहित्यकार होना बहुत बड़ी बात होती है। अपने कवि नहीं मानते? मैं नहीं मानता, मैं विद्यार्थी मानता हूँ, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमेशा विद्यार्थी बना रहूं।
ये ऐसा क्यों? क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आपके मन में भी तो होगा। नहीं, वो जो एक स्तर होना चाहिए उसको शायद मैं पा पाऊँ। अच्छा, वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ये वो वाली भाषा नहीं कि कुर्ता सिलवा लिया और खुद को नेता घोषित कर लिया, 4 लाइन लिख दिया, एक माइक पकड़ लिया, खुद को कवि घोषित कर लिया। कोई भी चीज उसका एक होना चाहिए, उसका एक मापदंड। हाँ, उसका ऑरा होना चाहिए, आना चाहिए आपके अंदर वो चीज। मैं हमेशा कहता हूँ, मन से भी ये बात कहता हूँ मैं, कि साहित्य का विद्यार्थियों को लिखने पढ़ने का शौक है, लिखता हूँ, कभी नहीं हूँ। लोग कवि कहते हैं, कोई युवा कवि लिखता है, कोई कवि लिखता है, कोई साहित्यकार लिखता है। मैं सबका आभारी हूँ। मन को तो अच्छा लगता हमको इस रूप में देखते हैं, मन को तो अच्छा नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? कोई आपको सम्मान देगा तो क्या खराब लगेगा? ना वही चीज। अगर आपको कोई कहे कि वरिष्ठ पत्रकार शुभम जी, नहीं वरिष्ठ तो खराब थोड़ा लगेगा। वरिष्ठता का क्या है? एक कार्यशैली मापदंड है ना, नहीं होती है, वरिष्ठता उम्र से नहीं होती। कार्यकुशलता पे तो मैटर करता है ना। एकदम करेगा, एकदम करेगा। कार्य क्षमता तो मैटर करता है इसमें। तो 2014 में मैं मंच पे आया। पहला मंच आपने सजा किया? हाँ, गोपाल दास नीरज की उपस्थिति में पहला मंच। कुछ ऐसा मेरे जीवन का सबसे जो जीवन भर याद रह गया हो? अरे अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि गोपाल दास नीरज जी बैठे हैं और मैं वहाँ काव्य पाठ कर रहा हूँ, और फिर 2 घंटे बाद उनसे होटल में मिलने के लिए जाता हूँ। जो भी इंसान अपने लाइफ में अपने आप को रगड़ रहा है जिस भी फील्ड में, यदि वो पहला सीढ़ी भी चढ़ता है तो इंग्लिश में एक शब्द है गूज बम्स, बनबनाहट शरीर में। वो हुआ? एकदम हुआ, बनबनाया शरीर। आप सोचिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में आप खड़ा होकर स्पंदन के कार्यक्रम में गोपाल दास नीरज के सामने काव्य पाठ कर रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि आपको क्या मिलेगी? नर्वस पॉइंट कहीं? ये 15 या 16 की बात है। नर्वस पॉइंट कहीं जो ना अनसिक्योर फील कर रहा हो? कभी नहीं। अरे यार कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कभी नहीं रहा, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। कभी नहीं रहा। मैं अपने मान को चला, मैं इसको मान के चलता हूँ कि गलती सही सब होगा, लेकिन हमको करना है, थोड़ी गलती भी हो सकती है हमसे। इंसान को गलती करना चाहिए अपने जीवन में। क्यों नहीं करना चाहिए कि कैसे सही? आप पूरा सही आप कैसे कर सकते हैं? नहीं पूरा सही तो फिर तो भगवान है। फिर मतलब बार बार करना चाहिए, देखिए, एक टाइम पे रुक जाना चाहिए। गलती बार बार क्यों करेंगे आप? तब तो आप बेवकूफ हैं। ना चाहे हुए भी, ना चाहते हुए भी अगर बार बार गलतियां हो जा रही हैं, गलतियां आप हो रही हैं, आपका ध्यान उस पर जाना चाहिए कि ये गलती हो रही है, उसमें सुधार करने के आप चेष्टा करें, सुधारिए उसको। और ये भी आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमसे गलती नहीं होगी। हाँ, उसका हम कैसे? ना ये भी गलत, ये भी कोई दावा नहीं कर सकता। अच्छा, आप देखिए, आपको कवि तो हम नहीं कह रहे, जो आप लिखते पढ़ते हैं वही कह रहे हैं। तो ये जिस भी मतलब जो भी लोग होते हैं जो ध्यान से समाज से लेकर लिखते पढ़ते हैं, वो मन ही मन बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में अपने रखते हैं कि अच्छा वो भी देखनी, कुछ ना कुछ अपने कलम से आप संजोएंगे। तो उसी के तहत आपके थोड़े से जवानी के किस्से हम सुनना चाहेंगे। तो अभी क्या मैं आपको बूढ़ा दिखाई पड़ रहा हूँ? नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब अभी तो आप मैरिड है ना, जैसे जब आप अनमैरिड रहे हो, कॉलेज लाइफ रहा हो, तो उस टाइप का थोड़ा सा। देखिए, मैं एक क्या कुछ सुनिए, ऐसा है शुभम जी कि हम लोग कोई वैसे एलिट क्लास या बहुत हाई फाई सोसाइटी से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं। सबका जीवन होता है ना, ग्रामीण जीवन से निकलकर किसान परिवार से और का शिक्षा पाने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए बनारस में मैं गया, और एक कमरे में रहना, बनाना, खाना खुद बनाते थे। कुल चीज बनाने आपके भी खाना बनाइला, कुल चीज लगभग, रोटी छोड़ के सब। अच्छा, ये लड़कों के साथ ही का है? मतलब नहीं, रोटी छोड़ भगवान के का सब। बहुत लोग हैं जो रोटी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे भी गोल नहीं बनता था? नहीं, मैं रोटी नहीं याद कर रहे हैं। अभी भी नहीं। अभी भी बनाते हैं आप? हाँ, अब तो 2 साल से तो फिर उसी जीवन में आ गया हूँ। अच्छा, नौकरी में। अच्छा, हाँ, औरंगाबाद रहते हैं तो नहीं, बनारस में क्या था कि एक समय का भोजन हमको, मतलब एक मेरे रिलेटिव थे, तो मैं उन्हीं के घर पे भोजन करता था जाके, और टाइम भी बनाते थे। और रात का भोजन जो था वो एक ऐसे माहौल में हम लोग रहते थे कि कोई ना कोई बना देता था, हो जाता था। हाँ, और हो जाती थी। बड़ा ही सुखमय जीवन था। संघर्ष भी था, सुख भी था, भाव भी था, अभाव भी था, सब कुछ था, मिला जुला कर हम ये कहते हैं कि बड़ा बढ़िया था। किसी चीज का प्रभाव था उस वक्त? मतलब किस रूप में? किसी व्यक्ति विशेष का आपके जीवन पे? देखिए, पहली पाठशाला परिवार है ना।
और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि हाई स्कूल तक अपने दादाजी के सानिध्य में रहा। दादाजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे उस जमाने में, जब मालवीय जी वहाँ के कुलपति थे। जब कुलपति हुआ करते थे मालवीय जी, तो उस जमाने में मेरे दादाजी वहाँ छात्र हुआ करते थे। तो दादाजी के मुंह से बहुत सारे किस्से मैं सुना था मालवीय जी के बारे में। हाँ, मालवीय जी के बारे में, बनारस के बारे में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बहुत सारी घटनाओं के बारे में। तो मालवीय जी के प्रति हमेशा रहा लगाओ। हाँ, एक साल एडमिशन नहीं हुआ तो मैं रुक गया कि ना, पढ़ूंगा तो यहीं पढ़ूंगा। हाँ, नहीं तो फिर मैं गांव चला जाऊंगा, भभुआ के किसी कॉलेज में नाम लिखा लूंगा। ये हट था? हाँ था, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक था। अभी आप अपने आप को एज अ गवर्नमेंट टीचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज में, तो अभी 2 साल पहले आपका नौकरी लगा, आप बताएं। जी, 2023 में। शादी वादी कब हुआ आपका? 2016 में। इतना लंबा गैप रहा? हाँ। तो जब जाहिर सी बात है, कोई भी परिवार जब मेल करता है किसी अन्य परिवार से शादी विवाह को लेकर चीज़ों को, तो होता है लड़का करता क्या है, सबके जीवन में आता है ये पॉइंट। तो आप शिक्षक 2 साल पहले, मतलब ये आपका जो भी हुआ, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करते थे अपने जीवन में? कितना कठिन होता था चीज़ों को? बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि आज भी हैं और कल भी रहेंगी। हाँ, समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन नौकरी मिलने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और नौकरी को लेकर मैं बहुत उतावला नहीं था, स्थिर थे। ये भी सच्चाई है, एकदम स्थिर थे। जी। नौकरी का प्रोसेस बन गया था 2012 से ही। अच्छा। शिक्षक की नौकरी, और शिक्षक की नौकरी के अलावा और कहीं जाना नहीं था, ये भी फिक्स था। ठीक है, तो 2012 से लग जाता, और एक उम्मीद की अब हो जाएगा। जिस वक्त आप ये सारी चीजें कर रहे थे, तो आप अपने आप को आने वाले 10 साल में अपनी छवि कहाँ देख रहे थे आपकी? मैं आने वाले समय में एक शिक्षक बनूंगा, या फिर एक बहुत उम्दा कवि बनूंगा? नौकरी पेशा में अगर नौकरी की चर्चा होती थी, देखिए एक साधारण परिवार में कोई भी लड़का अगर पढ़ाई करता है तो उसके परिवार की ये आकांक्षा रहती है कि बेटा कहीं नौकरी कर ले, सिक्योर हो जाए। हाँ, ये और ये होना भी चाहिए। ये भावना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक साधारण परिवार के पास वो पूंजी नहीं होती है, ये वो व्यवस्था, वो संसाधन नहीं होता है कि वो अपने बेटे को कहीं सेट कर पाए। तो उसके पास होता है नौकरी कि भाई तुम 10,000 की नौकरी भी कर लोगे ना तो दाल रोटी तुम्हारी चलती रहेगी। ईश्वर की कृपा से और काशी के धरती का महात्मा कहिए कि 2016 के बाद, 2000 मतलब शादी के बाद ही ना, के बाद मैं घर से पैसा नहीं लिया। हाँ, मतलब कसम भी नहीं खाया कि मतलब नहीं लेना है, ऐसा नहीं था। जब जरूरत पड़ती थी तो पिताजी से मांगता था। लेकिन 2016 के बाद से कहीं ना कहीं लिख पढ़कर सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ, अपना खर्चा निकाल लेता था। अब ये लगा कि यार कैसे चलेगा काम। आप अगर कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं तो इसकी चिंता सबको होती है, और मैं भी इस संघर्ष से निकला हूँ। तो आपने बताया जब 2016 में आपकी शादी हुई, और अभी आपने बताया ना कि चिंता कि अब कैसे, स्वाभाविक है, कैसे चलेगा, आपको जीवन चलाना है तो पैसे की तो आवश्यकता है ही। तो ये सारा कुछ, और उसके बीच में आप जाते थे पाठ्य करने भी? हाँ, काव्य पाठ से, कुछ लिखने पढ़ने से, कुछ अखबार में भी लिखता था, पत्र पत्रिकाओं में लिखता था, आकाशवाणी के लिए काम किया, दूरदर्शन के लिए काम किया, तो कुछ वहां से भी आ जाता था। अच्छा, वहां के राइट्स? हाँ जी, कुछ आता था। और 14 से काव्य पाठ शुरू हुआ बीएचयू से, बीएचयू की धरती से। जैसा कि मैं बताया कि 2016 में गोपाल दास नीरज के सामने मैं काव्य पाठ किया। 15 या 16 था, कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, शायद 16 ही था। और 2015 में मैं पहला काव्य पाठ किया हूँ कैमूर जिला में कुल्हड़िया महोत्सव। अच्छा, दुर्गावती में, माता के स्थान। हाँ, वो जब कार्यक्रम होता है मार्च में, तो सिपाही पांडे मनमौजी जी हमको ले गए थे वहाँ। वो मतलब जिले में पहला आपका था? हाँ, कैमूर जिले में पहला मंच कवि के रूप में, मतलब मंच पे मेरी उपस्थिति हुई थी 2015 में। 10 साल हो गया।
एक दशक पूरा हो गया। आज 25 चल रहा है जी, एक दशक तो पूरा हो मेरा गया। मेन जो क्वेश्चन था आपका कि इन सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करते थे, क्योंकि आज का जो युवा है थोड़ी सी परेशानियां उसके सामने आती हैं तो हबड़ा जाते हैं लोग, धैर्य नहीं उनमें। और देखिए आपने एक लंबे गैप तक धैर्य को रखकर अपनी चीज़ों को निभाया हर रोज उसी तरह। कि एक तो होता है कि परिवार आपका कैसा है, आपके माँ बाप कैसे बिल्कुल हैं, मैटर करता है। ठीक है, ये बहुत बहुत मैटर करता है। एक है कि आपको प्रेशर दे रहा है कि नहीं ये करो वो करो, करना है। तो मेरे परिवार से ऐसा नहीं रहा और मैं स्वतंत्र जीवन जिया हूँ। मैं ईश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ, बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ऐसा एक हमको वातावरण मिला कि मैं स्वतंत्र रूप से अपना काम किया, मेरे ऊपर कोई दबाव किसी का नहीं रहा। मतलब ये था फैमिली की तरफ से जो हाँ, करेगा अच्छा ये ही चीज करेगा। था। हाँ, परिवार को ये भरोसा था जो करेगा अच्छा करेगा। हाँ, कि कुछ गलत नहीं करेगा, ये भरोसा और ईश्वर की कृपा से उस भरोसे को मैं कायम करने का प्रयास किया हूँ। 100% देखिए कुछ सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। हाँ, हमसे भी त्रुटियां हुई होंगी, हुई हैं, लेकिन मैं ये इस भरोसे को कायम रखने का प्रयास हमेशा किया। ठीक, आपने बताया कि आप लिखते भी थे उन पत्रिकाओं के लिए, न्यूज चैनल्स के लिए। अभी भी लिखता हूँ। तो कभी ऐसा अभी भी लिखता हूँ। अभी भी आप लिखते पत्र पत्रिकाओं से आज भी जुड़ा हूँ, तो कभी टीवी से आज भी जुड़ा हूँ। ऐसा किसी की तरफ से ऑफर नहीं आया कि ऐसा है रत्नेश जी कि आप जुड़ जाइए हमेशा के लिए? और दिल्ली से एक चैनल के लिए मुझे ऑफर आया था 2021-22 में। 21-22 में? हाँ, कोविड के बाद। लेकिन मुझे जो तरीका था उनका बताने का, करने का, तो मुझे पसंद नहीं आया। 2018 में बंधन था। हाँ, बंधन था। और सच कहिए तो मैं बनारस और ये भभुआ क्षेत्र छोड़कर मैं जाना नहीं चाह रहा था अपने। हाँ, यहाँ रहना एक ये भी कारण था। मुझे मुंबई में ऑफर मिला 2018-19 में भी मुझे काम मिल रहा था कि आप जाइए वहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करिए, वहाँ बैठिए। लेकिन जो सुख शांति यहाँ है वो नहीं, कहीं नहीं। मुंबई में मैं अस्थायी रूप से रहने के लिए या दिल्ली में अस्थायी रूप से रहने के लिए मैं कभी सोचा नहीं। ठीक, अभी आप अपने परिवार में आप कितने भाई? अकेला हूँ। आप अकेले हैं? जी। तब तो उल्टा भाई मैं अकेला हूँ। हाँ, बहन 4 बहनें हैं। अच्छा। 5 भाई बहन की शादी आपने बताया आपकी 2016 में हो गई है। जी। शादी के बाद क्या कुछ सीखने को मिला आपको? जो नई पीढ़ी है आने वाले में, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो सबको बहुत विशेष फीलिंग नहीं कि शादी के पहले क्या और शादी के बाद सीखने का क्या? नहीं, कुछ होता है। देखिए, अब जो कुंवारे हैं और खासकर आप तो लेखनी का काम करते हैं, तो उस मैं आपको बताया कि जो स्वतंत्रता में शादी के पहले मेरे जीवन में रहा, वो बाद में, वो शादी के बाद भी रहा। बंधन फील नहीं? नहीं, मैं बंधन फील नहीं किया हूँ। एक काव्य आपका ये लिखा हुआ है अभी, ये मतलब ताल्लुकात है ये 10 दिनों के लमसम हमको लग रहा है, क्योंकि लगातार हर जो राजनेता हैं वो शिलान्यास पे शिलान्यास करते जा रहे थे, और ये उसी से रिलेटेड भी है। हर घंटे एक बिल नया पास हो रहा है, यहाँ माइक लगा के बकवास हो रहा है, करवट लिया है मौसम ठीक 5 वर्ष बाद, होना था उद्घाटन, शिलान्यास हो रहा है। देखिए, हर 5 साल पे कोई ना कोई एक चुनाव हमारे सामने खड़ा रहता है। बिल्कुल, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायती चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, पैक्स का चुनाव हो। और जब चुनावी सरगर्मी में जब एक वातावरण एक अलग तरह का होता है, वादे हैं, शिलान्यास है, उद्घाटन है, अखबार में कुछ है, मंच पर कुछ है, जमीन पे कुछ और है, तो सब मिला जुला कर है कि जहाँ होना था उद्घाटन, शिलान्यास हो रहा है, वही मामला। कोई पॉलिटिशियन जो आपको ज्यादा पसंद है? इतना पॉज लेना पड़ रहा है आपको? नहीं, मेरे पसंदीदा राजनेता रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और जीवन में अगर किसी व्यक्ति से मिलने का अगर मन किया आज तक, तो इकलौते नेता हूँ। हाँ, मैं मिल नहीं पाया उनसे ना, भाव रह गया। हाँ, भाव रह गया, लेकिन उनके भाषा का मैं बहुत बड़ा है ना। हाँ, और सबसे अधिक प्रभावित अगर रहा हूँ तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, क्योंकि आप उनके बगिया के फूल। हाँ, नहीं, वो शुरू से रहा, बचपन से रहा। उनकी कहानी सुनने के बाद उनके बारे में बहुत पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, और दादाजी से भी आप लगातार सुनते थे? हाँ, दादाजी से सुना था। मालवीय जी के बारे में जहां तक मुझे मैटर मिला, किताब में मिली, मैं उनको पढ़ने का प्रयास किया। और
मालवीय जी के से ही प्रभावित होने का देन था कि आवर्तन का गठन हुआ यहाँ पे, एक अच्छा हाँ, आवर्तन मंच बना। आवर्तन मंच भी चलाते हैं आप? आवर्तन मंच 25 दिसंबर को आई थिंक ना? हाँ, मालवीय जी का और अटल जी का, दोनों लोग का संयोग से एक ही दिन दोनों लोग का जन्मदिन है, तो संयुक्त कार्यक्रम रहता है। हाँ, संयुक्त रूप से होता है। एक और आपका लिखा हुआ है, अब ये थोड़ा सा विवादित हो सकता है, मे भी आप भी थोड़ा सुनिएगा। सोशल मीडिया पर थोक भाव में तथाकथित चाणक्य उपलब्ध है। पत्तल चट्टों की तुलना चाणक्य से करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, फेसबुक पर बहुत सारे संदर्भ में लिखना पड़ता है या लिखा जाता है, कभी हास्य है, कभी व्यंग है, कभी तंज है ना? तो जो माहौल आदमी देखता है उसके ऊपर 2 लाइन 4 लाइन लिख देता है, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है, जो किसी समाज पार्टी विशेष पे नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि लोग अगर कुछ को व्यक्तिगत ले लेते हैं या कर लेते हैं, सोशल मीडिया की भाषा को किसी को भी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। हम अगर व्यक्तिगत ले रहे हैं किसी की भाषा को तो मेरी भी गलती है, वो अपने हिसाब से लिख रहा है, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तथाकथित चाणक्य, चाणक्य शब्द का इतना मतलब बाजारीकरण हो गया है, इस बात पे मैं लिखा हूं। बाजारीकरण मतलब? अरे सब लोग अपने आप को, हाँ, मतलब स्वयंभू चाणक्य। अरे चाणक्य कौन थे, क्या थे, उनकी क्या क्वालिटी थी, उनके बारे में तो कुछ जानिए। बिना वो सारी सूत्रों के हवाले से कोई खबर आप पेश कर दे रहे हैं और अपने आप को चाणक्य घोषित कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पता नहीं इस फील्ड में सूत्र। अब आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, कहाँ से सूत्र मिलता है, क्या होता है? नहीं भेटू आज तक सूत्रों से, सच्ची बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी इस फील्ड में इतने टाइम से हैं, सामाजिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो सूत्रों का थोड़ा बहुत अगर हमको नहीं पता, ये सूत्र कहाँ से आते हैं हमको नहीं पता, क्योंकि हम इस फील्ड में तो हमको खुद नहीं पत्रकारों के साथ तो मैं भी रहा हूँ जी, इसीलिए मैंने बनारस में एक लंबा समय पत्रकारों के साथ व्यतीत हुआ है, बैठना उठना हुआ है, और प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रिक मीडिया तक दोनों मतलब एक मित्रता वाली भाव रही। चाय की दुकान पे घंटों हम लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है, घाट घूम रहे हैं, तो उनसे भी नहीं पता चला। लेकिन ये सूत्र कहाँ से आते हैं? कुछ तो होगा, फिर ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब कुछ होगा सूत्र, कहीं से लोग लेते होंगे, क्लू लेते होंगे कहीं से, तब तो सूत्र कभी भी कंफर्म कुछ भी नहीं बताते। अब पता नहीं, अब ये आप आइए, आप बेहतर आप बता सकते हैं, ये पत्रकारिता की भाषा है। धन्यवाद। बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की ओर। बिहार की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? अब भैया चुनाव चल रहा है और पूरी सरगर्मी आपके सामने है, सब लोग उसमें उलझे हुए हैं, जो आएगा सो देखा जाएगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और जनता को वोट करना है, जनता वोट देगी, जिसकी सरकार आएगी जनता के माध्यम से आएगी, इसमें क्या बोलना है? आपको कोई पार्टी विशेष पसंद है ज्यादा? पार्टी विशेष क्या, ठीक है, जो है सो बढ़िया चल रहा है, वो मन की चीजें हैं। आप ये डायरी लिखे हुए हैं अपने पास, कुछ इसमें लिखा हुआ? अब आप जिस रूप में आप हमको बैठाएं तो डायरी लेकर बैठना स्वाभाविक है। मतलब उसमें कुछ लिखा भी तो होगा मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ चीजें हैं इसमें, इतने करीब आपके वो डायरी है, जाहिर सी बात है कुछ रचनाएं होंगी, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे जो आपके मन के ज्यादा करीब हो वो एक आध सुनाते तो ज्यादा अच्छा रहता। और जो देख रहे हैं भोजपुरी से शुरू किया, गीत लिखने से शुरू किया, एल्बम से शुरू किया, 2014 में एक नया मोड़ आया और ये श्रेय जाता है हमारे गुरु प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी को। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और परास्नातक यानी एमए के दौरान उनसे एक निकटता बनी आपकी। हाँ, और पहली बार किसी पत्रिका में रचना हमारी छपी उन्हीं के माध्यम से। अच्छा। 2014 में एक विश्व भोजपुरी पत्रिका करके थी, खूब खुश होंगे, त्रैमासिक पत्रिका थी वो, शायद मन उस वक्त तो खूब गदगद होगा, खूब खुश हुआ, और दोनों भोजपुरी की रचना थी उसमें, और वो संजोग से एक रचना उसकी बहुत वायरल हुई, कई लोगों ने उसको मंच पे गाया। उसको थोड़ा सा बताइए, सुनाइए। उसमें था कि बम्बई के ताज होटल जुहू चौपाटी, सबका से नीमन हमारा गौवा की माटी। अच्छा, हाँ, तो इतना ही लाइन था? नहीं, पूरा था। अच्छा। और ये एक लाइन है हाँ, उसका शुरू करने का है, बम्बई के ताज होटल जुहू चौपाटी, सबका से नीमन हमरा गौवा की माटी,
धनवा के, सरसों के, ऐसे करके था, बढ़िया था वो। अभी याद आ जाएगा तो फिर से आपको सुना दूंगा। एक उसमें और था कि मन के मंदिर में मूरत बसौले हैं, ऐसे करके था एक गजल। तो 2 रचना उसमें हमारी प्रकाशित हुई और उससे एक नया मोड़ आया। देखिए, आपके जीवन में हर 5 साल 10 साल के बाद एक नया मोड़ आता है। हर किसी के जीवन में आता है। अगर आप उसको ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लिए तो रह गए, वंचित रह गए। और संयोग से 2014 के बाद हमने इसको स्वीकार किया। हमें लगा कि नहीं, मुझे मंच पे जाना है, लिखना है। हाँ, लिखना है। तो एक मन में पहले से भी चल रहा था कि जिसको हम सुन रहे हैं कि मंच पे अब लंका पे कार्यक्रम हो रहा है, बीएचयू में कार्यक्रम हो रहा है, एससी पे कार्यक्रम हो रहा है, रात में हम लोग अपना भूंजा खा रहे हैं, कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, लगा था कि ये आएंगे, मंच पे आएंगे कभी ना कभी। हाँ, और उन्हीं लोगों के साथ मंच पे आया जिसको आप सुनते थे बैठ के, श्रोता के तौर पे। मेरे जीवन का ये सौभाग्य रहा पंडित श्री कृष्ण तिवारी की उपस्थिति में काव्य पाठ करना। पंडित हरिराम द्विवेदी के साथ में लगभग 12-15 मंच किया, 20 मंच किया। पंडित हरिराम द्विवेदी, ये तमाम जो आप मंच कर रहे थे, साझा कर रहे थे लोगों के साथ, देखिए हर फील्ड में कंपटीशन होता है और जो अग्रणी लोग हैं जैसे, वो नहीं चाहते कि जो जूनियर्स हैं या फिर जो लोग नए नए आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी बराबरी में बैठे, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। शुभम जी, दुनिया के हर क्षेत्र में ये चीजें हैं। इससे कैसे टैकल? लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता दूं, मैं इस फेर में कभी नहीं पड़ा। ये कौन क्या बात ना, किसी से कोई प्रतिद्वंदता नहीं, किसी से कोई गुटबाजी नहीं, अपना काम करना था। भोजपुरी गीतकार के रूप में जब मुझे पहचान मिली बनारस में, रवि किशन आकर मेरे एल्बम का लोकार्पण कर रहे हैं होटल रेडिसन में। ठीक है, बॉलीवुड, भोजपुरी, बॉलीवुड नहीं, जो बॉलीवुड शायद उसको बोलते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को, हाँ शायद बॉलीवुड। उसके कई सारे अभिनेता और डायरेक्टर वहां बैठे हुए हैं और पूरा मीडिया का। और मेरे जीवन का पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बैठा हूं और सामने माइक लगा हुआ है। और कब की बात है? 2008 की। आप कल्पना करिए, उस वक्त तो हम लोग भी छोटे छोटे थे। 2008 की बात बता रहा हूँ। तस्वीर रखी हुई है रवि किशन के साथ वहां। मैं, अब सोचिए कि एक नशा था, फ्रेमिंग करा के उस तस्वीर को रखा। हाँ, ललक होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए कि मैं जिस गीत को लिखा, मुजफ्फरपुर के लीची एल्बम का नाम था, और उसमें 9 गाने थे और 9 गाने मैं लिखा। और गाया कौन था? प्रतिभा पांडे। अच्छा, वो गायिका भी हैं और भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री भी हैं। वो पवन सिंह के साथ और रवि किशन और दिनेश लाल यादव के साथ, सबके साथ काम कर चुकी हैं। तो ये बात जब घरे पता चलो तब क्या रिएक्शन रहे? कुछ व्यंग रहे, कुछ हंसी रहे, कुछ मजाक भी उड़ल। फिर ओके, मैंने कोई गांव से थोड़ा सा बताइए। गांव देखिए, मैं सामने तो कोई कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी लेकिन ये सुनने को मिला कि अरे अभी है कुलकर्णी, ये कुलकर्णी गैल हुआ बनारस पढ़े तो ये कुलकर्णी। तो मैं कभी इन सब चीजों पे नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं, कभी आज भी नहीं देता। मुझे जब ये भरोसा है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, एक आत्मविश्वास जब आपके पास खुद पे संदेह क्यों करना है, और मेरा परिवार जब हमारे काम से खुश है। सही बात, ठीक है, परिवार के भरोसे को मैंने नहीं तोड़ा, पिताजी के भरोसे को नहीं तोड़ा। एक मर्यादा, देखिए हर सबके जीवन में एक मर्यादा होती है, एक मर्यादा की सीमा रेखा होती है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, एक अपनी लिमिटेशन। मैं अपने को बैक कर लिया कि कहा कि नहीं, मैं ठप्पा लगेगा, ये सब गीत, मैं गंदा गीत नहीं लिख सकता हूँ, अश्लील गीत नहीं, द्व्यर्थी गीत मैं नहीं लिख सकता हूँ। मैं अपने को बैक कर लिया। अफसोस होता है उससे? नहीं, कभी नहीं। बहुत लोग हमको डांटे, हमारे साथ वाले, अरे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाकर आप पीछे हो गए, पैसा कमाते, मुंबई आते जाते, ये होता वो होता। हमने कहा कि भाई ठीक है, पैसा कमाते, और पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा के लिए देखिए कभी मैं नहीं कहा, एक आदमी आपको नहीं कह सकता है कि मैं पैसे के लिए कभी इस सब काम किया हूं और पैसे के पीछे भागा हूं। पहला ऐसा जो मिला वो स्वीकार, जो आपको याद हो कि आपने पहली बार किसी मंच पे अपने रचनाएं को रखी हो और वहां से आपको पैसा मिला हो, ऐसा कोई है लम्हा? 2015 में गया
मैं यहाँ भभुआ में कोचिंग खोला था, आपको एक बात मैं भी बता दे रहा हूँ। जब 2014 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया तो मेरे मन में आया कि अब क्या करूँगा, गीत उत लिखना भी बंद कर दिया हूँ, तो कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब खर्चा वर्चा अपना चले। तो महामना ट्यूटोरियल्स नाम से मैं एक कोचिंग, उन्हीं के नाम पे, हाँ उन्हीं के नाम से मैं एक कोचिंग खोला, और यही अटल बिहारी स्कूल के पास बगल में। तो सिपाही पढ़ने मनमौजी जो भगवानपुर के हैं कवि, जो आपको लेके गए थे हाँ, पहली वो हमसे मिलने के लिए आए हमारे कोचिंग सेंटर पर, बड़ा स्नेह करते हैं। तो आए तो वो कहे कि कुल्हड़िया कार्यक्रम बा चलबा, हम चल एक दो ठे मंच बीएचयू में हो चुकल रहे उससे पहले, हाँ उसके पहले स्पंदन में, लेकिन वहां से आशीर्वाद के रूप में कुछ बता रहा हूँ, पैसा कभी नहीं मिला था हमको कहीं से। नहीं वही मैं बात कर, पहला जो मिला। तो कुल्हड़िया महोत्सव में हमको ले गए, मैं कहा कि ठीक है बाबा मैं वहां आ जाऊंगा। तो मैं बाइक लिया और अपना शाम को जिस दिन कार्यक्रम था निकल गए। शायद अब ध्यान में नहीं आ रहा है वो तारीख, 18 तारीख था या 14 तारीख था, ऐसे करके। महाराणा प्रताप होटल एक है मोहनिया में, उसी होटल में हम लोग रुके थे रात में। और बनारस के कुछ लोग आए थे जो हमारे पूर्व परिचित थे। अच्छा, आप पहचानते थे? हाँ, लेकिन वो मतलब हल्का फुल्का परिचय, वो आपको पहचानते थे? वो भी पहचानते थे, उसमें से भी एक दो लोग मुझे पहचानते थे। तो हम लोग कुल्हड़िया महोत्सव में गए, अब मिथिलेश गहमरी थे संचालन कर रहे हैं, नागेश सैंडिल जी थे, रंजना राय जी थी, शेषनाथ सिंह शरद अध्यक्षता कर रहे थे, मचकिया के रहने वाले हैं, जमशेदपुर में रहते हैं, और सिपाही पांडे जी हैं, एक दो लोग और थे। तो कार्यक्रम में अब पहला मंच जिले में, अब जिले के लोग बैठे हैं, उसमें से लगभग 2-4-10 लोग मेरे परिचित बैठे हैं वहां। भाई जिला में है तो स्वाभाविक है कि 2-4 परिचित तो आपके रहेंगे, होंगे स्वाभाविक चीजें। अब मंच पे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद जब वहां से वापसी हुई मंच से तो मुझे एक लिफाफा मिला। तो मैं पहले तो हाथ जोड़ लिया। कितना था उसमें? 500 रुपया था। वाह, उस वक्त 2015, बताइए, 10 साल पहले 500 रुपया था। और वो 500 रुपए क्या नहीं था, वो सबसे बड़ा एक मूल्यवान था। मैं अपने जिला में पहला मंच किया कुल्हड़िया महोत्सव में, देवी स्थान से, है ना। तो ये मेरे लिए बड़ा एक उपलब्धि, हाँ उपलब्धि रही कि मतलब अपने जिले में मैं कुल्हड़िया महोत्सव में आकर पाठ कर रहा हूँ। 500 रुपया मिला। रात में मैं उसी होटल में रुका, अगले दिन आया भभुआ। तो उस पैसे का मैं कप खरीद के लाया, 500 रुपया का जी, कितना महंगा कप और संजोग से जो चाय आप पिए हैं आप मेरे, अच्छा हाँ, उसी कप में आप चाय पिए हैं। अच्छा, वो जो पूरा सेट था कप का, हाँ 10 साल पुराने कप में मैं आपको चाय पिलाया हूँ, उसी कप में जो उस पैसे से मैं कप खरीदा था। 565 रुपए का वो कप है, 65 रुपया में जेब से लगाया। और वो 6 पीस का जो होता है सेट, पूरा सेट, वो स्टील का कप था। चलिए जान लीजिए, हम भी थोड़े से आपके जीवन का जो इतिहास रहा है फिर उसके बाद चलने लगा। उसके बाद बहुत जगह पैसा मिला। मैं कहीं पैसा फिक्स करके नहीं जाता। बहुत लोग फिक्स करके जाते हैं। हाँ बहुत लोग जाते हैं। इतना लेब इतना लेब तब भी आई। हाँ होता है मतलब। हाँ, अच्छा हम थोड़ा सा ना अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बना पाए इन सब चीजों में, मुंह नहीं खोल पाए। नहीं, कभी सबसे बड़ी चीज, मुंह नहीं खोल पाए, कभी नहीं। इतना लेबे करो, कभी नहीं। जो मतलब मिला, 4 आया तो भी ठीक, 14 आया तो भी ठीक। अब मुंबई हमको बुला लिया गया 2023 में काव्य पाठ करने के लिए गया। ट्रैवलिंग का तो लोग देता होगा ना? हाँ ट्रैवलिंग मिलता है। तो उससे काम चल जा रहा था। तब तक ईश्वर को लगा कि नहीं ये बहुत दिक्कत में है, तो 2023 में नौकरी भी दे दिए। एक और तोहफा लो। हाँ एक और तोहफा ले लो। और शिक्षक ही बनना चाह रहा था दूसरे के लिए। एक आवेदन में किसी विभाग में एक आवेदन में नहीं दिया हूँ शुरू से। हाँ प्रयासरत था शिक्षक के लिए, मतलब शिक्षक की नौकरी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी दुनिया में। ईमान नहीं किया कि सरकारी नहीं हो रहा है या फिर लेट हो रहा है तो प्राइवेट में? ना ये चीज नहीं था। 2-3 जगह हो रहा था मेरा, प्राइवेट में 2-3 जगह हुआ। कई लोग, देखिए ईश्वर की, मैं बार बार ईश्वर कह रहा हूँ ना, ये सत्य में कह रहा हूँ।
कि उनकी जो रचना बनाई हुई है वो, उससे आप थोड़ा सा भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो सब पहले तय है, सब तय है क्या और होगा? सबके साथ होता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ये बात सही आप कहा। यकीन मानिए, मेरे इतने शुभचिंतक हैं, हम्म, अभी भी हैं, पहले भी रहे हैं, कि हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि चलिए इस विद्यालय में आपकी नौकरी दिलवा देता हूँ, इतना मिलेगा आपको। मैं पढ़ाइए, कह रहा हूँ कि रुकिए ना भैया, थोड़ा थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी महीना 2 महीना रुकिए ना। थोड़ा और वो धैर्य हमसे रखिए। नाराज हो रहे हैं कि इस व्यक्ति को मैं नौकरी दिलवा रहा हूँ तो ये जा नहीं रहा है, भाव खाते हैं। भाव खाते हैं। और एक जो मिजाज था बनारस में जीने का ना, खुलापन। और हकीकत है कि पैसे के पीछे मैं नहीं रहा हूं। मैं चाहता तो उस समय भी बहुत पैसा कमा सकता था, बहुत सारे मौके मिले हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं वो कुछ गलतियां भी थी, कमा लेना चाहिए था ना, हाँ, कभी कभी लगता है कि यार बटोर लेके जाते हैं। कुछ तो पैसा कमा लेने के चाहते रहे, लेकिन हम नहीं कमा पाएंगे। पॉडकास्ट काफी लंबा हो रहा है, लेकिन आप जिस फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं, अभी तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा लोग, जो लोग आपसे जुड़े हैं वही आपको जानते हैं कि आप शिक्षक भी हैं। वर्ल्ड वाइड जितना आप जिला और अदर जिले में जितने आप नोन हैं एज अ कवि ही नोन नहीं, है। अब लगभग सब लोग जान गए गए हैं कि मैं शिक्षक हूँ। तो अगर इस फील्ड में जो आना चाहता है, जो रचनाएं करना चाहता है, जो लिखना चाहता है, लिख पढ़ के दूसरों को सुनाना चाहता है, उन तमाम युवा या युवतियों के लिए, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना सबसे चाहिए? बड़ी बात है कि आप लिखते क्या है, हम्म, उसकी प्रस्तुति कैसी है, हम्म, और आप कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को, सबके पास मंच है। हाँ, सबके पास मंच है। बिल्कुल, मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। समय के साथ आप अपने आप को नहीं कर पाया। जो किए वो आज बहुत आगे है, उनका नेम फेम दोनों है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं वो। तो इस फील्ड में भी जाना चाहिए लोगों को। क्या दिक्कत है भाई, क्या बुराई है? नहीं, बुराई नहीं, मतलब मैं आपसे राय क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं, एकदम नहीं। समाज की चीजों को लिखना चाहिए, एकदम लिखना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी प्रस्तुति दीजिए। आप किस रूप में लिख रहे हैं? मैं अखबार में लिखा, भाव क्या है आपका भाव क्या है? मैं अखबार में भी बहुत कुछ लिखा, पत्रिका में भी मैं लिखा, अभी भी मैं जुड़ा हूं, अभी भी लिखते हैं आप? हाँ, लिखता हूं मैं। तो मैं गद्य में भी लिखता हूं, कविता में भी लिखता हूं। देखिए, सबकी अपनी एक समझ है और अपना एक सामर्थ्य है। ये तुलना नहीं किया जा सकता है कि फलाने जैसा फलाने जैसा, ये कभी नहीं हो सकता है। आपकी तुलना कभी नहीं हो सकती है किसी पत्रकार से। आपका एक अपना अंदाज है बोलने का, अपना पत्रकारिता करने का, मेरा अपना अंदाज है लिखने का, पढ़ने का। इसमें कोई और हर व्यक्ति दूसरे से अलग है, तो क्यों तुलना करना है? सही बात। और यहाँ मामला फंस जाता है कि फलाने जैसा। मनोज तिवारी जब हिट हुए ना, तो मनोज तिवारी के पीछे सैकड़ों गायकों को हमने देखा है कि उसी अंदाज में गाते, एक भी हिट नहीं हुए। उसको पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए, पकड़ने के चक्कर, वो अपना दे ही नहीं रहे हैं। कुमार विश्वास जी जब आए, इसमें एक बड़ा नाम, एक अलग अंदाज, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब उसी ट्रेंड को लेकर लोग चल दिए, उसी अंदाज। अरे भाई, गजब हाल है। अपना आप कुछ अलग करिए, अलग लिखिए ना, अपना स्थापित करना चाहिए, छोटा या बड़ा हो। कभी कोई बड़ा या छोटा हो, आप उससे नहीं कर सकते हैं नकल। नकल करिएगा, कोई मतलब नहीं। लोग देख लेते हैं। हम कर रहे हैं, हमने आपसे क्या कहा कि हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो समझ है, हमारा जो लिखने का तरीका है, हम लिखने का प्रयास करते हैं। समाज उसको कवि के रूप में अगर हमको एक्सेप्ट कर रहा है तो मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात है। वो आपकी कमाई, ये मेरी कमाई है। और बाकी उसको मैं प्रोफेशनल मैं नहीं बन पाया, उसको प्रोफेशन नहीं बना पाया, ये मेरी कमी हो सकती है, मेरी खूबी हो सकती है, दोनों हो सकता है। मेरा प्लस पॉइंट भी हो सकता है, मेरा माइनस पॉइंट भी हो सकता है। ये तो वो आपकी सेल्फ ऑब्जेक्शन हाँ जी करता है। और मैं कह रहा हूं ना कि अच्छा, जहां मैं काम किया हूं, काव्य क्षेत्र में 2 लोग, प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर और मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर अनिल चौबे जी, हास्य कवि के रूप में बहुत सुविख्यात है। उनका श्रेय मुझे मिला, और सबसे पहले परिचित कवि हमारे हैं वो बनारस के, जिनसे आपने परिचय, हमारे परिचय हुआ, मतलब साथ में चाय पीना हुआ पहली दफा। हाँ, है ना। फिर उसके बाद तो लगभग बनारस के पूर्वांचल के जितने लोग हैं सबके साथ मन साझा किया। चलिए,
ये 10 साल का सफर रहा। और ये सफर आसान नहीं रहा जितना हम लोगों ने बातचीत किया, और इसको खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि एक आध काव्य पाठ हो जाए। बड़े भैया, तो हम चाहेंगे एक आध लाइन सुनाएं जो आपके मन के ज़्यादा करीब हो, और उसके साथ ही हम इस पॉडकास्ट को समापन की ओर ले जाएंगे। क्या सुना दे बताइए, भोजपुरी सुना दे, हिंदी सुना दे, जो आपके मन के करीब हो, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये। एक हिंदी सुन लीजिए, एक भोजपुरी सुन लीजिए। हाँ ठीक, पहले भोजपुरी से शुरुआत करते हैं। भोजपुरी से हाँ, शुरुआत करते हैं। माटी है, माटी है। हाँ। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भोजपुरी पे जो अश्लीलता का ठप्पा लगा है, इस पे 2 लाइन में जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सब भागीदार है। कोई एक व्यक्ति दोषी कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। वो तो आया है अपना बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, कर रहा है, वो कुछ भी करेगा। लेकिन जो भोजपुरी प्रेमी है, भोजपुरी के श्रोता हैं, भोजपुरी के दर्शक हैं, ऐसे चीजों को इग्नोर करें, नजरअंदाज करें, उसको बायकाट करें, तभी भोजपुरी में एक सुधार हो सकता है। जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण होता है, हाँ, का सौंदर्यीकरण हो एकदम होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं और विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि भोजपुरी के दिन बहुरेंगे। आएगा समय, भोजपुरी फिर अपने उसी कलेवर में आएगी, अपने उसी मूल भाव में आएगी। क्योंकि ये जो कान पकाऊ जो है ना, डिंग डांग ये लोग को जितना कमाना था लोग कमा लिए। अब इससे ऊपर भोजपुरी को ये लोग बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पीक पे लगे हैं बर्बाद। हाँ, बर्बादी के उस शिखर तक ये लोग पहुंचा दिए हैं। अब ये लोग डाउनफॉल पे हैं, उतरेंगे ये लोग। अब फिर वही हारमोनिया का वो पत्ती और फिर वही पूर्वी छपरा लेकर फिर आएंगे और फिर वही पारंपरिक शब्द चालू, जो भोजपुरी की मिट्टी की खुशबू है वो लेकर आएंगे। कुछ हमें और हमारे दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं भोजपुरी में। का कहीं कैसे कहीं कुछ बुझाते नहीं खे, का कहीं कैसे कहीं कुछ बुझाते नहीं खे, सुन सके केहू ऐसन दिखाते नहीं खे। का कहीं कैसे कहीं कुछ बुझाते नहीं खे, सुन सके केहू ऐसन दिखाते नहीं खे। तू शहर में जाके शहर के हो गईला, तू शहर में जाके शहर के हो गईला, त्योहारों में देवकुर पूजाते नहीं खे। तू शहर में जाके एकदम वास्तविक चीज है, एकदम वास्तविक। त्योहारों में देवकुर पूजाते नहीं खे। गांव के शिवाला भी सुनसान परल बा, गांव के शिवाला भी सुनसान परल बा। साल में एको बेर सुमारी गवाते नहीं खे। और ऊ बड़ जेठ और जमाना से का ल जाई, ऊ बड़ जेठ और जमाना से का ल जाई। जे अपने आप से कबो लजाते नहीं खे, जे अपने आप से कबो लजाते नहीं खे। एकदम वर्तमान स्थिति को आप। और घर में जब से इन्वर्टर के कनेक्शन भइल, घर में जब से इन्वर्टर के कनेक्शन भइल, मिठका तेल से संझवत बराते नहीं खे, यानी दिया नहीं खे जरूरत। घर में जब से इन्वर्टर के कनेक्शन भइल, मिठका तेल से संझवत बराते नहीं खे। हम मन तरस जाला लैनू के लोना बदे, चंचल बेहुड़ी में मंठा महाते नहीं थे। चंचल बेहुड़ी में मंठा महाते नहीं थे। पुराने उन दोनों को आपने जो संजोया है कि कैसे, और वाह अद्भुत। एक और रचना मैं आपको सुना दे रहा हूँ हिंदी में जी, कि जो मेरे जुबान पे रहता है ये, कि दुआ करो कि ईमान कायम रहे, ईमान कायम रहे, ईमान कायम हाँ, रहे। हाँ। चेहरे पर मुस्कान कायम रहे, चेहरे पर मुस्कान कायम रहे। दुआ करो कि ईमान कायम रहे। लाख झंझावात हो जिंदगी में, पूजा योग ध्यान कायम रहे। झंझावात मतलब विवाद, झंझावात मतलब समस्या। समस्या। लाख झंझावात हो जिंदगी में, पूजा योग ध्यान कायम रहे। और कमाई में भले हो कम 4 पैसे, कमाई में भले हो कम 4 पैसे, पूर्वजों का सम्मान कायम रहे।
और शहर में दर्जनों घर हों आपके, शहर में दर्जनों घर हों आपके, पर गांव खेत खलिहान कायम रहे, गांव खेत खलिहान कायम रहे। और इसी को लेकर मैं जीता भी हूँ, और जो सामर्थ्य है, जो समझ है, इसी के हिसाब से आगे भी लिखता आपसे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि तमाम शहरों में आना जाना होता रहता है, लेकिन लास्ट में गांव घरे द्वारे ही पसंद आ जाता है ना। वो तो आना पड़ेगा ना, और आपने जो अभी तो आना पड़ेगा। यहाँ जीवन है ना, यहाँ जीवन है, वहाँ कट रही है बस। हाँ, वहाँ बस आपको मतलब काटना है। वहाँ जीविका के लिए आप परेशान हैं, जीविका आप कमा सकते हैं, वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, संसाधन बटोर सकते हैं, लेकिन जीवन का जो असली मजा है ना गांव में है, और अपनों के बीच में है, परिवार के बीच में है, जो आज अपने लोगों के बीच में दूरी बनाए हुए हैं अपने लोगों से। आज की जो पीढ़ियां हैं उनके ऊपर भी ये चीजें फिट होती हैं कहीं ना कहीं। बाकी आपके मन मस्तिष्क में जो भी चीजें आ रही हो वो आप टका टिप्पणी करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े भैया के बारे में, इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में, क्या आपको अच्छा लगा, क्या कुछ अच्छा नहीं लगा, वो भी। बाकी फिर मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में नई बातों के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश भैया इतना समय देने के लिए और इतना कुछ सिखाने के लिए। बहुत दिनों से आपकी भी इच्छा थी, तो निश्चित रूप से साथ में हम लोग, और ये हमारा ये एक बाकी पॉडकास्टों से ये अलग हो रहा है क्योंकि आज तक हम जितना भी शूट किए हैं सब पॉलिटिकल ही गया है। तो अच्छा हुआ जो भी मेरा अनुभव रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। उम्मीद है कि हमसे सीखने को तो नहीं मिला होगा, लेकिन हम क्वेश्चन आपसे अच्छा कर पाए होंगे। उम्मीद इस बात की। नहीं, बाकी आप अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे भी अच्छा करें। धन्यवाद। और आपके दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम में पहली बार मैं भी बैठा हूँ, तो हो सकता है कुछ बातें गलत तरीके से मैं पेश किया हूँ, या कहने का तरीका, बात अनफिल्टर्ड था, कच्ची बात थी, कहने का बनावटी इसमें कुछ नहीं था, तो आपको उतना सोचना भी बनावटीपन तो हो नहीं सकता है भाई, मैं तो खुला किताब हूँ, क्योंकि इतना बैठ हम लोग बतियाए हैं। नहीं, तो मैं तो एकदम खुल्लम खुल्ला बात। जो चीज आप जानते हैं, आप बनारस के किसी हमारे परिचित से पूछिएगा तो यही चीज वो भी बताएगा, और भभुआ चौराहे पर अगर कोई मिलेगा तो यही बात बताएगा। और यहाँ कबार गांव में किसी पूछे एकदम निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में। महादेव, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी।